हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो फिफ्थ डे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही नया कंसेप्ट, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हेलो, चलिए तो एनएलएम का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आप लोग। इसमें बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक मैं आप लोगों को कराऊंगा, और इसके बाद में जो हम एनएलएम 2 लेंगे उसमें पीवाई क्यूज को हम लोग कवर कर रहे होंगे यूजिंग दी आवर कंसेप्ट्स। ठीक है, जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे इन्हीं कंसेप्ट का यूजेस हम उस पर्टिकुलर पीवाई क्यूज में कर रहे होंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, इंक्लूडिंग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, चलिए एनएलएम। ठीक, इसमें आप फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, एंड थर्ड वन इज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये आप सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो बेसिक बातों को फटाफट स्टार्ट करते हुए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मास, क्योंकि मास और वेट में ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। तो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक, इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड किलोग्राम में, और सीजीएस यूनिट इसका क्या है? ग्राम्स। अब वेट की अगर आप बात करो तो वेट क्या चीज है बेटा? इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है ना, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, वो है आपकी एक फोर्स। इसका यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, न्यूटन इसका यूनिट होगा, और वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेविटी। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम मून की बात करें तो ग्रेविटी हो जाती है बेटा G/6। तो वेट आपका चेंज हो जाएगा अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर क्या करते हो? शिफ्ट करते हो अपने आप को। ठीक है, तो मार्स पर वेट अलग आएगा, लेकिन मास सब जगह क्या रहेगा? यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा मास। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, केजीएफ के बारे में कई बार पूछा जाता है, केजीएफ क्या है? तो इट इज द इक्वलेंट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी, है ना। 1 किलोग्राम मास को अगर कोई अर्थ अट्रैक्ट करती है जिस पर्टिकुलर फोर्स से, उसको बोलते हैं 1 kgf। तो अगर मान लीजिए आपको 3 kgf गिवन है, 3 किलोग्राम फोर्स, तो हमें क्या करना है? 3 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई करते ही ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? न्यूटन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स में आपको kgf की फॉर्म में ये गिवन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा स्ट्रिंग की। ठीक है, किसकी हम बात करते हैं? स्ट्रिंग। देखो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, चारों को 1 बाय 1 एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर हम इनको अप्लाई कर रहे होंगे इनके ऊपर कंसेप्ट्स, तो उसमें वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट लगेंगे, इसको फटाफट देखते चले जाइए। तो स्ट्रिंग के लिए 2 बातें आपको पता होनी चाहिए कि इट मस्ट बी, किसके लिए बेटा? अगर हम आइडियल स्ट्रिंग की बात करें, आइडियल, फॉर आइडियल स्ट्रिंग, तो पहली बात इट मस्ट बी मासलेस, है ना। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमारे पास में मैटर है और वो मासलेस हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो इट मस्ट बी मासलेस। दूसरी बात, इट मस्ट बी इन एक्सटेंसिबल, इट मस्ट बी इन एक्सटेंसिबल, मतलब इसको आप एक्सटेंड ना कर पाए। ठीक है ना, जो आपकी स्ट्रिंग है इट मस्ट नॉट एक्सटेंडेबल, है ना, इट मस्ट बी इन एक्सटेंसिबल। ये 2 प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए फॉर द आइडियल string. Then there must be uniform tension in whole the string. In whole the string there will be tension of constant magnitude, यानी कि यूनिफॉर्म टेंशन आपकी डेवलप हो रही होगी उस पर्टिकुलर आइडियल स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग की बात समझ में आ गई। तो अब बात आती है टेंशन की। मान लो आप स्ट्रिंग को बेटा फिक्स कर दें किसी पर्टिकुलर एंड से, और यहां पर आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो एफ फोर्स।
ठीक है, एफ फोर्स आप क्या करते हो, अप्लाई। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज हमें पीछे वापस पुल कर रही है, तो वही जो पुल है आपको जो महसूस होता है, जो आपको फील होता है, दैट इज टेंशन। इसकी प्रॉपर्टी है बेटा कि ये एंड्स से अवे लगता है, अवे फ्रॉम दी एंड्स। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर क्या महसूस हो रहा होगा कि रस्सी खुद इस अपने इस एंड को इस डायरेक्शन में पुल कर रही हो, ऐसा महसूस होगा। तो यहां पर टेंशन की जो डायरेक्शन है बेटा वो इधर होगी। तो क्या देखा हमने कि टेंशन जो है अवे फ्रॉम दी एंड से लगती है। ये होते क्यों है, अगर हम बहुत डीप में जाएं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लगती है। इंटरनल फोर्स, इट इज ए काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स। ये बेटा कैसी फोर्स है आपकी, इंटरनल फोर्स ये होती है, ठीक है। टेंशनल फोर्स कैसी है, टेंशनल फोर्स इज आ इंटरनल फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अवे फ्रॉम द एंड्स लगती है। नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑलवेज जीरो, ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलो स्ट्रिंग और टेंशन की बात हो गई, चलो आगे चलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग है हमारे पास में, यहां पर हमने m मास का कोई ब्लॉक हैंग कर दिया, तो फाइंड द टेंशन, है ना, फाइंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। तो बेटा सबसे पहला लो हम जब स्टार्ट करेंगे तो दैट इज लॉ ऑफ द इक्विलिब्रियम, है ना, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करता हूं। तो यहां पर देखो, जब मैं किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 अप्लाई कर दूं तो उसमें कहीं मोशन नहीं होगा। मान लो 10 न्यूटन की फोर्स मैं इधर अप्लाई करता हूं और 10 न्यूटन की फोर्स इधर अप्लाई कर दूं तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो हम कहेंगे कि इट इज इन इक्विलिब्रियम सो दैट एफ नेट ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0। तो जब नेट फोर्स 0 होगी तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, नहीं सर। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं सर। तो ये किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी थोड़ी देर में हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक उसमें आएगा बेटा वर्ड FBD, ये है आपका बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है कि जो भी आपके पास में ब्लॉक या मास सिस्टम है उसको हम पॉइंट मास से रिप्लेस कर दें। हालांकि मैं तो नहीं करता, मैं क्या काम करता हूं, इस m को डायरेक्टली उठा के रख लेता हूं, ठीक। तो पॉइंट मास अगर हम इसको कंसिडर करें, उसके बाद में सेकंड स्टेप ये होता है कि इस पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन सभी को आप इसमें रिप्रेजेंट करो। दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज कॉल्ड एज दी फ्री बॉडी डायग्राम या फिर फोर्स बॉडी डायग्राम। तो बेटा इस पे देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि सर अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। वो कितना होता है बेटा, mg के बराबर। अगर बॉडी यहां पर है तो बेटा वेट किधर होगा सर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमेशा ये नहीं है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। यहां इस वाले केस में बेटा w डैश आपका किधर लग रहा होगा, mg इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर आपकी बॉडी बेटा यहां पर है तो अर्थ इसको किधर अट्रैक्ट कर रही होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। कितनी फोर्स से, वेट इज इक्वल्स टू mg से, ठीक है। तो यहां इस वाले केस में अर्थ को हम इस तरह से मान लेते हैं, तो टुवर्ड्स द सेंटर ये क्या करेगा, इसको पुल कर रही होगी। कितनी फोर्स से, mg से। साथ ही साथ इस स्ट्रिंग ने ऊपर की तरफ एक टेंशनल फोर्स लगा रखी होगी, दैट इज T। अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, तो ये किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब जितनी फोर्स ऊपर उतनी ही फोर्स नीचे, ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अप्लाई करके टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलो बेटा, फोर्सेस को रिजोल्व करना आपको आना चाहिए। मान लो कोई आपके पास में बेटा ब्लॉक है, इसका मास कितना है m। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये 90 है, ये थीटा है, ठीक। अब यहां पर मैं अगर वेट की बात करूं तो वेट की जो डायरेक्शन होगी बेटा ये होगी, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो ये वाला एंगल आएगा आपके पास में 90 माइनस थीटा। साथ ही साथ ये नॉर्मल था, ये अभी थोड़ी देर पहले 90, ये 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल आपके पास में आ गया बेटा, कितना, थीटा आ गया। ये एंगल कितना आ गया, थीटा। तो अब ध्यान से देखो, ये आपके पास में है बेटा mg। इस mg फोर्स को आप थीटा की तरफ रिजोल्व करना चाहो तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होगा बेटा कितना, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, mg cos थीटा।
और दूसरा वाला कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। बोलो भाई, mg साइन थीटा। तो इसी फोर्स की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होके आता है। अब हमने क्या काम किया, सपोज करो कि यहां पर एक स्ट्रिंग इस तरह से टाई कर दी और आपसे पूछा जाए बाय चांस कि इसमें टेंशन फाइंड आउट करो। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर? तो टेंशन कितनी होगी? अभी देखो, अगर ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है, किसमें बेटा, ये ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में है, तो मींस ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर हो रही होगी। तो एक बात और देखो, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो यहां पर आपका क्या अप्लाई हो रहा है, mg। इसके जस्ट अपोजिट ये देखो बैलेंस्ड है, तो मींस ये जो सरफेस है आपका, ये नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी सरफेस अप्लाई करता है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो n इज इक्वल टू कितना होगा, mg। तो यहां पर एक छोटी सी बात और आई हमारे पास में कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। अच्छा, तो यहां पर बेटा इस वाले डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में है, तो मींस जब इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर इधर वाली फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे वाली फोर्स की। तो T इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में बेटा, mg साइन थीटा। साथ ही साथ अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल देखो इस वाले सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, दैट इज नॉर्मल। अब ये ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, तो इक्विलिब्रियम में ऊपर वाली फोर्स n बराबर नीचे वाली फोर्स mg कोस थीटा। ठीक है, mg कोस थीटा। अगर आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर लो, तो आपको बेटा मिलेगा mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई mg कोस थीटा। बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में t बाई n। ठीक है, तो mg से mg कैंसिल आउट, टेन थीटा की वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, t बाई n। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t बाई n आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए इसको अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी देख रहे हैं बच्चे। ठीक है, उसका तुरंत सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन की हमने बात करी। ठीक है, इसके बाद में बेटा अब हम बात करेंगे स्प्रिंग की। अच्छा, इससे पहले पुली की बात कर लेते हैं। पुली क्या चीज़ है बेटा? पुली आपकी दो तरीके की होगी, एक तो आइडियल पुली और एक नॉर्मल पुली। आइडियल पुली हम एनएलएम में यूज करेंगे, ठीक है, और जो नॉर्मल पुली होगी उसको हम रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। तो जो नॉर्मल पुली है, यानी कि नॉर्मल पुली की अगर हम बात करें तो ये फ्रिक्शनलेस नहीं होगी। इसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन विल बी देयर, मास विल बी देयर, बट यहां पर आइडियल पुली की अगर हम बात करें तो इट मस्ट बी, पहली बात बेटा, फ्रिक्शनलेस। इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। ये किसकी बात कर रहा था मैं अभी? रोटेशन में। रोटेशन में आपकी जो पुली होगी वो नॉर्मल पुली होगी, फ्रिक्शन भी होगा और उसमें मास भी होगा। लेकिन अगर मैं आइडियल पुली की बात करूं, एनएलएम की बात करूं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तो इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। और दूसरी बात बेटा क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी मासलेस। सर मासलेस तो पुली हो नहीं सकती, लेकिन हाँ आइडियली हम अगर बात करें तो मिनिमम मास है ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मास होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि मासलेस पुली है और फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब जो भी पुली आपके पास में है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो स्लिप होनी चाहिए, वो स्लिप होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड एज दी फ्रिक्शनलेस। मतलब इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, तब वो आप कहोगे उस चीज को कि भाई ये तो आइडियल पुली है। तो अगर आइडियल पुली है तो इसकी एक खास बात सर ये होगी कि जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो पुली है, पहली बात तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देगी। कैसे? मान लो आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, मान लो एक कोई आपके पास में ब्लॉक है तो इसको आपको ऊपर उठाना है, तो आपको ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, मानते हो इस बात को? लेकिन मैं ये चाहूं कि फोर्स मुझे नीचे अप्लाई करनी है और ब्लॉक ऊपर जाए, तो यूज दी पुली, यूज दी पुली। तो आप ब्लॉक में आप इस तरह से
स्ट्रिंग को अटैच करो और इधर नीचे की तरफ देखो फोर्स लगाओ तो ये ब्लॉक आपका ऊपर जाएगा। देखिए इसको नीचे की तरफ आप पुल करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेंशन आपको क्या है, स्ट्रिंग की ऊपर की तरफ मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, दूसरी बात ये कि फोर्स की डायरेक्शन इसने चेंज कर दी। दूसरा, दोनों एंड्स की तरफ, स्ट्रिंग के पुली के दोनों एंड्स की तरफ अगर हम बात करें, एंड से इधर और इस वाली साइड में, टेंशन विल बी सेम। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पुली कैसी है, आइडियल, तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होनी चाहिए। सिर्फ एक स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, चाहे वो कितनी ही पुली से कनेक्टेड हो, टेंशन पूरी में क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहां पर देखो ये दूसरी पुली आ गई, सॉरी दूसरी आपके पास में स्ट्रिंग आ गई ये वाली, तो इस स्ट्रिंग में अब टेंशन हो जाएगी डिफरेंट। कितनी होगी सर? वो टी और प्लस ये टी, तो टी डैश आपकी कितनी होगी बेटा, 2t। कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर टी डैश जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टी और प्लस टी, ठीक। आगे चलो, पुली की बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा स्प्रिंग की। स्प्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। रिस्टोरिंग एलिमेंट है ये, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये कितने तरीके का होता है बेटा? ये दो तरीके का होगा। एक तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा, सही बात है। और दूसरी होगी बेटा आपकी टॉर्सनल, या फिर इसको कहिए स्पाइरल। जैसे टॉयज में आप लोग यूज करते हो, चाबी भरते हो तो उसमें आप रोटेशन करते हो, तो इन द फॉर्म ऑफ टॉर्सनल टॉर्क आपकी क्या होती है, फोर्स इसमें रिस्टोर होती है। और यहां पर जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा रोटेशन के, यानी कि थीटा के। यहां पर आप स्प्रिंग को जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये वापस अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर इधर आप फोर्स F से पुल करते हो तो स्प्रिंग आपको वापस इतनी ही फोर्स से क्या करेगी, वापस पुल करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव ऑफ x, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा आपके पास में आ गया स्प्रिंग में कितना, माइनस, और x तो ये है ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आपको डालना पड़ेगा। तो फोर्स आपके पास में आ गया बेटा माइनस kx, जहां पर k को बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम बोलेंगे, इसका यूनिट होगा बेटा न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर मीटर। इसकी बात करते हैं बेटा, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होती है। तो फोर्स रिस्टोरिंग इज इक्वल टू, यहां पर आप लेते हो सी थीटा, जहां पर सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द टॉर्सनल, है ना, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट, ऐसे कह दो इसको, कितना, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां पर एनर्जी जो स्टोर होती है बेटा वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कई बार जो है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे देते हैं, आजकल ये ट्रेंड में है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या है बेटा, देखो जरा, मान लो एक स्प्रिंग है जो बहुत मुलायम सी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और एक थोड़ी सी हार्डर है, इसका हमने बोल दिया K2। तो दोनों को आपने एक साथ ऐसे कनेक्ट करके और F फोर्स अप्लाई करा, F फोर्स अप्लाई किया, तो यहां पर आप देखो दोनों स्प्रिंग जो है किसमें है बेटा, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको डेरिवेशन में नहीं करा रहा, 1 सेकंड का डेरिवेशन है वैसे तो, बट मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि जब भी आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो लाइक दी कैपेसिटर आपको इक्विवेलेंट के निकालना है, लाइक दी कैपेसिटर। तो जैसे कैपेसिटर को आप पैरेलल में ऐड करते हो तो सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2, तो यहां पर आएगा बेटा K1 प्लस K2, दैट्स इट। तो यहां पर एक नोट लिखिएगा कि इफ देयर इज सेम elongation या कंप्रेशन इन बोथ स्प्रिंग्स, तो इट इंप्लाइज दैट कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, पैरेलल। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको ये, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अभी डिस्कस करूंगा 2 मिनट में। तो ये हो गया आपके पास में एक छोटा सा कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा आप देखिए कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा हम।
तो मान लो एक एंड से हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया, उसके दूसरे एंड पर दूसरी स्प्रिंग को अटैच किया और फोर्स एफ लगाया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। मान लो ये सॉफ्ट स्प्रिंग है और ये हार्डर है, तो हार्डर कम एक्सटेंड होगी और सॉफ्ट स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, ज्यादा एक्सटेंशन उसमें आ जाएगा। तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा तो आप कह सकते हो कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर आते हैं तो डायरेक्ट ऐड, और अगर सीरीज में कैपेसिटेंस आते हैं तो उनको आप कैसे रेसिप्रोकल करके ऐड करते हो, तो C इक्विवेलेंट होता है आपका C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही यहां पर इफेक्टिव या नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा बेटा कितना, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लाइक द कैपेसिटर। ध्यान रखना है इस चीज को, यानी कि अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो 1 अपॉन K इफेक्टिव बराबर होगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली इसको यूज किया करें। ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। क्लियर हुई बात एकदम? बहुत अच्छे से आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। मान लो K की वैल्यू 10 है और इसकी कितनी है 30, तो K इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली आप बता दो 10 प्लस 30 दैट इज 40। क्लियर? ये मान लो आपका 3 है और ये 6 है ना, न्यूटन पर मीटर, ये भी क्या बेटा न्यूटन पर मीटर। तो K इफेक्टिव कितना आ जाएगा, K इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 9, तो 18 अपॉन 9 दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक, चलो तो एक मेंस का क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा 2007-8 के आसपास पूछा गया क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है बेटा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन पर मीटर को हमने एक ब्लॉक से अटैच किया। एक दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो आपको बताना है कि नेट स्प्रिंग कांस्टेंट या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, नेट या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो सर, बच्चे को ये लगेगा कि सर जो K इफेक्टिव आएगा वो आएगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसा बच्चे को लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको अलग ही पढ़ाया कि सर अगर हम इसको x डिस्प्लेस करें तो इसमें एक्सटेंशन कितना x, इसमें एक्सटेंशन कितना सर, ये भी x कंप्रेस होगी। अगर दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इट मींस ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा आपका, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ना कि सीरीज। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव इक्विवेलेंट K विल बी इक्वल्स टू सिंपली K1 प्लस K2। तो मीन्स कितना आ गया बेटा 40 प्लस 20 दैट इज 60 न्यूटन पर मीटर विल बी योर आंसर। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट हो इसमें पूछ सकते हो आप, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक, चलें आगे। तो पुली हमारा हो चुका है, टेंशन हमने बता दिया, स्प्रिंग के बारे में हमने बात कर ली है ना, पुली टेंशन, क्या बचता है अब एफबीडी की बात करते हैं। चलो एफबीडी की अगर हम बात करें बेटा, तो एफबीडी क्या है, इट इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी बॉडी को आप आइसोलेट कर दीजिए और जितने भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं उन सभी को आप क्या करें, शो कर दीजिए, तो वो आपका जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एज द फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम। बहुत सिंपल सी हम लेकर चल रहे हैं एक टर्मिनोलॉजी। मान लो m मास का ब्लॉक है, कोई बुक है टेबल पर रखी है, तो इसका फोर्स बॉडी डायग्राम। तो बुक्स में आप देखोगे तो बताया जाएगा कि इस मास को आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो। ठीक है, पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो और जितनी भी फोर्सेस इस पर लग रही हैं उनको आप क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए। तो यहां पर बेटा नीचे की तरफ लगेगी इसमें mg, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो सरफेस है ये इसको प्रोवाइड करेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज mg के बराबर होगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ना मान करके पूरे ऑब्जेक्ट को ही दिखा देता हूं और इस पर नेट जितने फोर्सेस हैं सबको शो कर देता हूं। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फोर्स बॉडी डायग्राम होगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है, यहां पर आपने 2 kg का कोई ब्लॉक रखा हुआ है।
ठीक, 2 kg का ब्लॉक, सही है। और यहां पर आपने इसको फिक्स कर दिया ऐसे, यहां पर टेंशन आ गई, तो आपसे पूछा जाएगा कि टेंशन बताओ अगर ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान से देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा बेटा, 2 × G यानी कि 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। इधर कितनी फोर्स लगती है और इधर कितनी फोर्स आएगी, तो बेटा ये एंगल आपका थीटा आ गया था लास्ट टाइम, देखो यानी कि 60, तो ये कंपोनेंट आपका आया था mg cos 60 और ये वाला कंपोनेंट हमेशा आता है mg का साइन कंपोनेंट sin 60। तो बेटा ये आ गया 20 × sin 60 की वैल्यू कितनी सर, √3/2, ठीक है ना। तो ये इधर की फोर्स आ गई 10√3 न्यूटन। अब ये सिस्टम, ये जो ब्लॉक है किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में है, तो मींस टेंशन और ये 10√3 क्या हो रही होंगी, बिल्कुल इक्वल हो रही होंगी। तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास में 10√3 न्यूटन, सिंपल एकदम, ठीक है। 10√3 न्यूटन आपके पास में टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक। चलें आगे, कोई डाउट हो तो पूछें इसमें। गुड इवनिंग। ठीक है, चलें भाई आगे। चलिए भाई साहब, बहुत देर हो गई हमें इक्विलिब्रियम करते हुए, तो फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बेटा ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब वर्ड आता है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इट इज नथिंग बट द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। पोजीशन मतलब रेस्ट में है वो पार्टिकल या बॉडी, या मोशन में है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, अपनी उस कंडीशन को खुद से चेंज नहीं कर पाना, यही इनर्शिया होता है। और अच्छे से समझो, मान लो कोई ब्लॉक है आपके पास में रखा हुआ है, इससे हमने बोला कि चल भाई उधर पहुंच जा, क्या ये ऑटोमेटिक आपकी बात मान के वहां पर जा सकता है, नहीं सर, ऑटोमेटिक खुद से नहीं जा सकता। या कोई ब्लॉक आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां पर फ्रिक्शन है 0 और ये मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कितना है बेटा, म्यू इक्वल्स टू कितना, हमने कहा म्यू इक्वल्स टू 0, और ये मूव कर रहा है, तो आप इससे बोलोगे कि भाई रुक जा, तो क्या ये रुक सकता है, नहीं सर ये नहीं रुक सकता। क्यों, क्योंकि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू इट्स कंडीशन ऑफ मोशन में, पोजीशन ऑफ द मोशन में, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो बॉडी अपनी जो है स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन कंटिन्यू करती है। ये आपका होता है इनर्शिया। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है बेटा। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, यानी कि कोई रेस्ट में है तो खुद से वो मोशन में नहीं आ सकता। दूसरा इनर्शिया ऑफ द मोशन, कोई अगर पार्टिकल या कोई बॉडी मोशन में है तो वो खुद से रेस्ट में नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे सर हमने किसी बॉल को मोशन में डाल दिया तो थोड़ी देर बाद वो जाके तो रुक जाती है, वो तो नहीं चलती रहती। तो बेटा उसमें फ्रिक्शन, एक एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल होती है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हटा दे, फ्रिक्शन हटते ही क्या हो जाएगा, मोशन में हमेशा के लिए बॉल वो क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए। तीसरा होता है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इसकी डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है ना, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये सीधी जा रही है तो सीधी ही चलती रहेगी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो यू हैव टू अप्लाई अ पर्टिकुलर फोर्स इन एनी डायरेक्शन, मतलब टेंजेंशियल तो नहीं लेकिन परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर आपको लगानी पड़ेगी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 तरीके के आपको इनर्शिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है बेटा, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास में आते हैं। ठीक है, जैसे वो बोतल रखी होती है, उसके नीचे पेपर रखते हैं, वो बहुत तेजी से पेपर को खींचते हैं, बोतल आपकी गिरती नहीं है। तो क्या बता रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन कर रही है। तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी से चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0।
अगर एक्सटर्नल फोर्स, हम टेक्निकली चलेंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 है, इट इंप्लाइज दैट कि सर एक्सीलरेशन क्या होगी, 0 होगी। सही बात। एक्सीलरेशन कब कब 0 हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ठीक, तो जब भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी तो बेटा आप कहोगे कि सिस्टम आपका किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो मैं तो इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ज्यादा कहना प्रेफर करूंगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। किसको, फर्स्ट लॉ को। ठीक, सेकंड लॉ जब हम कर रहे होंगे थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर देना है, बस सारा कुछ वही है, थोड़ा सा चेंज मॉडिफिकेशन कर देंगे। थर्ड लॉ क्या है हमारा, एक्शन और रिएक्शन का लॉ है, उसमें भी हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सारे एनएलएम को आज बहुत प्रॉपर तरीके से करके देखेंगे, ठीक है, 1 बाई 1। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ, यानी कि ऑन इक्विलिब्रियम। किसके ऊपर आपको जो हेडिंग मिलेगी बेटा मॉड्यूल्स में, वो लिखा रहेगा कि प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम। किस पे, ऑन इक्विलिब्रियम। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर वाली फोर्स बराबर इधर वाली फोर्स, ठीक, इक्विलिब्रियम हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर वाली फोर्स बराबर रख दीजिए नीचे वाली फोर्स, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, खत्म कहानी। जैसे मैं 3 तरीके से कराऊंगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है, कितने मेथड से, 3 तरीके से। देखो कैसे, मान लो बेटा एक चीज और समझो, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पर एक फोर्स लग रही है F1, ठीक, एक फोर्स लग रही है बेटा F2 और एक फोर्स अप्लाई हो रही है यहां पर F3। F1 के जस्ट सामने वाला जो एंगल है हमने कहा अल्फा, F2 के सामने वाला जो एंगल है ये बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल बेटा गामा। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं है, किसमें है, ये इक्विलिब्रियम। तो अगर ये एट इक्विलिब्रियम है तो यहां पर आप एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हो जिसको बोलते हैं बेटा लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहती है ये, इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सोल्व हो जाते हैं। क्या कहती है बेटा लामीज थ्योरम, कि F1 डिवाइडेड बाई F1 के जो सामने एंगल है वो है बेटा अल्फा, उसका ले लो क्या, साइन, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, ये बराबर होगा F2 कहाँ है सर, ये रहा F2, उसके सामने वाला एंगल क्या है, बीटा, तो बेटा ले लो बीटा, साइन बीटा, बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये आपकी हो गई लामीज थ्योरम। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, कैसी कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब एक ही पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस, अगर तीनों के बीच में एंगल हमें पता चल जाए तो हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शॉर्टकट में इससे हमारे रिजल्ट जो है ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, लामीज थ्योरम क्लियर हो गया। एक चीज और देखो, एक मैं बताता हूं आपको तरीका बेटा वेक्टर का। वेक्टर क्या चीज है, देखो अगर एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है बेटा F2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा बेटा अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, थीटा। अगर एंगल 90 हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, तो F नेट इस वाले केस में कितना होगा, अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और, अगर मेरे को नेट फोर्स पता है तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट बता सकता हूं। थीटा की तरफ एंगल, अगर मैं बोलूं आपसे कि थीटा की तरफ अगर मुझे फोर्स का कंपोनेंट चाहिए तो बेटा कितना होगा, ये एफ का कोस थीटा कंपोनेंट, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एफ वाई, सर ये होगा आपके पास में एफ का साइन थीटा कंपोनेंट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुए सारे कंसेप्ट, रिवाइज हो गए सभी के बहुत अच्छी तरह से। अब देखो क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, जो आपको शॉर्टकट अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर देना। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बहुत आसान सा। मान लो कि ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक, यहां पर मैंने एक m मास को हैंग कर दिया, तो यहां पर मैं इक्विलिब्रियम को ऐसे अप्लाई कर सकता हूं कि इसमें आएगी टेंशन और इसका जो वेट है बेटा काम कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस वाले केस में टेंशन इज इक्वल टू कितने हो गए, सिंपल mg। टेंशन कितनी आ गई, mg के बराबर। अब हमने क्या काम किया, इस पर बेटा फोर्स इधर लगाई
एफ फोर्स लगाते लगाते हम इसको यहां तक ले आए, ठीक है, इसको एफ फोर्स लगाते लगाते हम यहां तक ले आए, ठीक। फोर्स कितनी, एफ। तो आपसे दो तीन चीजें यहां से ये पूछ सकते हैं, क्या क्या, कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, या पूछ सकते हैं कि एंगल मेड बाय द वर्टिकल कितना होगा, जो स्ट्रिंग बनाएगी वर्टिकल डायरेक्शन से वो कितना होगा, ठीक है, कई सारी चीजें, या फोर्स कितनी होगी, 3-4 चीजें यहां से आपसे पूछी जा सकती हैं, क्लियर। तो सारी चीजों को 1 बाय 1 देखते हैं। 3 मेथड से मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, 3 या 4 मेथड मैं इसमें यूज कर सकता हूं। देखो बेटा, पहला तरीका और बहुत बोकस तरीका क्या है जो हम सीख चुके हैं। देखो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स कट करे, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसा हो गया ये, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो अगर ये थीटा है बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो गया, सर ये भी आ गया थीटा, ये भी आ गया कैसा, थीटा आ गया। तो अगर ये थीटा आ गया तो बेटा टी का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट, सर ये तो टी कोस थीटा, और टी का दूसरा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सर टी का साइन थीटा कंपोनेंट। अभी आप ये मत कह देना कि सर हॉरिजॉन्टल साइन थीटा कैसे आ गया, बेटा थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्री से मैंने भी इसको भी कराया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी कितना आया था, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट कोस कंपोनेंट आता है, इस चीज को याद रखना। और ये बॉल जो है इसका मास है बेटा m, तो mg आपका लग रहा होगा कितना, mg लग रहा होगा वेट, है ना, किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सिस्टम देखो इक्विलिब्रियम में है, किस में है बेटा, ये एट इक्विलिब्रियम में। तो horizontal components of the forces must be in equilibrium and vertical components of the forces must be in equilibrium। तो बेटा पहले मैं लगा लेता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, क्या कर देता हूं, इक्विलिब्रियम में ले आता हूं। तो t sin थीटा बराबर कितना होना चाहिए बेटा, f, पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरा t का cos थीटा कंपोनेंट बराबर कितना बेटा, mg को बैलेंस कर रहा होगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड मार दो, तो जैसे आप दोनों को डिवाइड मारोगे तो t से आपका t कैंसिल आउट हुआ। sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू आ गई tan थीटा इज इक्वल टू f बाई mg। तो अगर आपसे f की वैल्यू पूछी जाए तो बेटा ये हो जाएगा mg tan थीटा, mg tan थीटा। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें। और अगर थीटा पूछा जाए तो थीटा को आप निकाल सकते हो बेटा कैसे, tan इनवर्स f बाई mg, tan इनवर्स f बाई एम जी, ये लो थीटा आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास में, थीटा आ गया। चलो क्लियर एकदम। अब जब ये थीटा आ चुका आपके पास में, ठीक है, ये थीटा आ गया, अब हम बात करते हैं दूसरी कि सर दूसरा मेथड क्या होगा। देखो ये mg, ये आपकी इधर अप्लाई हो रही होगी टेंशन, ये एंगल थीटा, इधर इधर ये फोर्स आपकी क्या है बेटा, F। मेरे से अगर टेंशन पूछी मान लो, तो मैं इस टी को रिजोल्व नहीं कर रहा इस बार, ठीक है, टी को मैं रिजोल्व नहीं कर रहा। मान लो आपसे पूछा जाए कि फाइंड करो टेंशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, 40 न्यूटन की फोर्स दे दी और 5 kg का आपको क्या दे दिया बेटा, मास दे दिया। तो टेंशन आपको फाइंड करनी है अगर ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बहुत आसान तरीका है। तो मैं रिजोल्व क्यों करूं फिर, जब डायरेक्ट मेरे को आंसर पता है कि भाई अगर ये टेंशन है T, ये फोर्स है F और ये है बेटा mg, तो mg और F का नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करो, ठीक है, इधर आएगा वो रिजल्टेंट, इसको आप कह दीजिएगा F नेट, समझ रहे हैं, F नेट बेटा कितना आ जाएगा, दो वेक्टर है 90 डिग्री पर, तो कितने हो जाएंगे बेटा, F स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आई या नहीं। इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स ये आ गया। जो बैलेंस कर रही होगी कौन, टेंशन, जो कौन बैलेंस कर रही होगी, टेंशन। तो क्लियरली टेंशन आपके पास में आ गया बेटा अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। बेटा ये हमने तरीका लिया किससे, वेक्टर से। ये देखो दूसरा तरीका, ये सेकंड मेथड क्लियर हुआ। ये सेकंड मेथड किस किस को क्लियर हुआ, कमेंट करिए जरा। ये सेकंड मेथड किस किस को क्लियर हो गया भाई। मैक्स प्लैंक ये कहने कि सर क्या यहां पढ़ के मैं 180 स्कोर कर सकता हूं।
सर क्या यहाँ पढ़ के मैं 180 स्कोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अगर 160 आ रहे होंगे तो 180 तक आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर 140 आ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। इस तरह के मैं कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ बेटा, मैक्स प्लैंक, कि कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, और इससे ज़्यादा शॉर्ट टाइम में रिवीजन कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके मिस हो जाएंगे, अगर आप बुक से या किसी मॉड्यूल से तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर मिस हो ही जाना है। मैंने जो ये कंसेप्ट अपना बनाया है ये शॉर्टकट, और वही चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ जो आपको मिलेंगी, ठीक है। वही चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर, ठीक। चलें आगे साहब। यस सर, आगे चलो। इसी का थर्ड मेथड मैं देखकर आपको बता रहा हूं। अब देखो थर्ड मेथड देखो जरा। अगर इसी क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे पूछा कि सर ये आपकी पेंडुलम, ठीक है सर, मास कितना m, ये यहां पर आपने F फोर्स लगाई, मान लो थोड़ी देर के लिए F फोर्स अप्लाई करी, और F फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसमें टेंशन आपसे पूछी गई कि टेंशन कितनी होगी, और ये एंगल आपको थीटा दिया। थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए इन्होंने दिया 30 डिग्री पे जाके ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। या 45 दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 45 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, या फिर वो दे सकते हैं 60, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा सर, mg, इसका वेट mg। अब मैं चाहूं तो इसको वेक्टर से मैंने करके दिखा दिया, मैं चाहूं तो इसको लामीज थ्योरम से भी आपको करके दिखा सकता हूं। पहला तरीका क्या था, रिजोल्विंग दी फोर्सेस, पहला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में टाइम लगा, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सर अगर हम वेक्टर को अप्लाई कर दें, वेक्टर इसमें अप्लाई कर देते हैं तो भी बहुत आसान तरीके से सोल्यूशन हो गया था। तीसरा और बहुत आसान तरीका मैं लेकर चल रहा हूं बेटा, लामीज थ्योरम। देखो कैसे, अगर मुझे डायरेक्टली टेंशन पता करनी है, ठीक है, टेंशन पता करनी है, तो देखो टी के सामने वाला एंगल कितना है बेटा सर, 90 डिग्री, ठीक। अच्छा अगर ये एंगल आपको कितना गिवन है 30, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा 30। ऑब्वियसली ये एंगल कितना है 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। यहां से यहां तक का एंगल आ गया 120 डिग्री। क्लियर है भाई, ये 120 ये 90, तो बेटा ये वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला कितना बचा 90 प्लस 120, 150, इज इट और नॉट। ये कितना बचा हमारे पास में 150, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर देता हूं बेटा लामीज थ्योरम। देखना बहुत ध्यान से देखना, t अपॉन साइन उस वाले एंगल का लेना है जो इसके जस्ट सामने हो, सामने वाला एंगल ये है 90, तो बेटा ये आ गया 90 इज इक्वल टू f के सामने वाला एंगल लेंगे इज इक्वल टू mg के सामने वाला एंगल हम लेंगे। तो mg अपॉन mg कहां है, ये रही, इसके सामने वाला एंगल सर ये रहा, कितना साइन 120 बराबर, अब क्या बचा f अपॉन साइन, बेटा f के सामने वाला एंगल क्या है सर, ये रहा 150, साइन 150। तो एक लाइन में यहां से आपका आंसर आएगा। तो t अपॉन साइन 90 कितना 1, t अपॉन साइन 90 बेटा कितना 1 इज इक्वल टू mg। अगर आपको पता है, मास पता है, तो साइन 120 की वैल्यू आप बता दो, साइन 120 होगा बेटा साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं इसको मैं। तो t अपॉन 1 इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा बेटा cos 30, cos थीटा, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, 2 पर लिख सकते हैं। तो टेंशन देखो आपके पास में डायरेक्टली आ गई कितनी 2/√3 mg, ये डायरेक्टली आपका टेंशन आ गया। मान लो f आपको फोर्स चाहिए, f फोर्स चाहिए, तो इसमें या इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए, तो आपको f मिल जाएगा। क्लियर। तो यहां से देखो एक लाइन में आपके आंसर आ रहे हैं। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए। इसको मैंने 3 तरीके से आपको करा दिया, ठीक। तो अब आप तैयार हो किसी भी तरह का क्वेश्चन करने के लिए भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 kg का ब्लॉक आपने हैंग कर दिया और यहां पर ये स्ट्रिंग टाइप कर दिया आपने। सरफेस आपका बेटा फ्रिक्शनलेस है। अभी हम क्या लेकर चलेंगे? फ्रिक्शनलेस, यानी कि स्मूथ सरफेस लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, वो फ्रिक्शन जब हम पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन उसमें कंसिडर हम लोग करेंगे। ठीक, तो 4 kg का ब्लॉक आपने यहां पर हैंग कर दिया। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर आइडियल सिस्टम है, स्ट्रिंग आपकी कैसी है? आइडियल है, तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म टेंशन वो डेवलप करेगी। पहली बात, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो भी आपकी सेम टेंशन डेवलप होगी। तो अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो ये आपका बेटा इक्विलिब्रियम में है। किस में है ये? इक्विलिब्रियम में। ठीक है सर, तो मतलब इसकी नीचे वाली फोर्स और इसकी ऊपर वाली फोर्स में क्या कर दूं? बैलेंस करा दूं तो मेरा काम हो गया। तो जल्दी से देखो, यहां पर T बराबर कितना बेटा? नीचे कितना लग रहा होगा? mg। m कितना है? 4 इंटू जी ले लो आप 10। तो T की वैल्यू आपके पास में आ गई 40 न्यूटन। दैट्स इट। यही टेंशन आपके पास में यहां होगी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो टेंशन की डायरेक्शन होगी बेटा इधर। टेंशन की डायरेक्शन होगी इधर। तो अवे फ्रॉम द एंड्स जाती है, अवे फ्रॉम द एंड्स जाती है। एक छोटी मोटी बात और करते हैं बेटा। अगर हमने कोई ब्लॉक ऐसे लिया तो इसका वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं तो बेटा वेट तो हमेशा mg नीचे लगेगा, लेकिन नॉर्मल आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर। तो इस वाले केस में कितना आ गया था बेटा? ये आ गया था mg का cos थीटा कंपोनेंट और ये आया था mg का sin थीटा कंपोनेंट। तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? देखो mg cos थीटा को। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी? mg cos थीटा, mg cos थीटा। इज इट और नॉट? फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा काम आती हैं चीजें, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। चलो ये स्प्रिंग है बेटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना? K। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। ठीक है सर, इस पर हमने क्या काम करा? m मास का ब्लॉक सिंपली अटैच किया और इस ब्लॉक को हमने धीरे से इस तरह से रिलीज किया। तो जैसे जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो इसमें क्या हो रहा होगा? इलोंगेशन। जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन इसमें हो जाएगा तो आप अपना हाथ हटा लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा? सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कब? जब आप इसको स्लोली छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको जर्क देकर छोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो हमने कहा कि इसको धीरे 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 इस तरह से हमने रिलीज किया। तो फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत आसान तरीका है बेटा, ध्यान से देखो। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एग्जिस्टेंस में है? सर mg। इसको वापस रोककर कौन रखने वाली है? वापस रोककर रखने वाली फोर्स है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स F। रिस्टोरिंग कितनी होती है ये? सर kx। बेसिकली माइनस kx, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है तो हम मैग्नीट्यूड को बराबर रख लेंगे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। तो kx आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। जब रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगी बेटा किसके? mg के, तो उस टाइम पर आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पर kx मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? mg बाई k, mg बाई k। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो एलोंगेशन जो होगा स्प्रिंग में बेटा mg बाई k होगा, mg बाई k होगा। क्लियर? अब सेकंड लॉ पढ़ने से पहले बेटा, सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तो मैं मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा। तो 5 मिनट हम देंगे मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम है बेसिकली
एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी। एक ये छोटा सा मार्कर है, ये मूव कर रहा है 10 की वेलोसिटी से, और यहीं पर 100 kg का कोई ब्लॉक है, उसको हम 10 से मूव करा दें, तो किसको रोकना आसान हो जाएगा? क्या इसको रोकना आसान है या उस हैवी बॉडी को रोकना आसान है? सर इसको रोकना आसान है। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ द मोशन किस में ज्यादा है? सर जिसका ज्यादा मास या फिर जिसकी ज्यादा वेलोसिटी। क्या एक बुलेट को, छोटी सी बुलेट को रोक सकते हैं हम? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ द मोशन इज डिपेंडिंग अपॉन द मास एज वेल एज ऑन द वेलोसिटी। तो बेटा इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं इन द नेम ऑफ मोमेंटम। और वैसी मोमेंटम की अगर हम बात करें तो दो तरह की होंगी ये क्वांटिटीज आपकी, एंगुलर ऑफ और लीनियर। तो पहले हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम आएगा उसमें बेटा। इसमें हम डिनोट करेंगे किससे? पी से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। और बेसिकली पी इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास इनटू वेलोसिटी का क्या है? प्रोडक्ट। यूनिट बॉल किलोग्राम, इसकी कितनी? मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। अच्छा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लीजिए इसको भी। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है वो डिफाइन करती है कौन? लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, ये लीनियर मोमेंटम क्या है वो डिफाइन करती है। तो मान लीजिए 50 ग्राम की बुलेट है, ठीक, 50 ग्राम की क्या है भाई? बुलेट। और ये 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने थ्रो करी, है ना, शूट आउट करी, तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी? तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अब ये है बेटा 50 ग्राम, तो इट मस्ट बी इन एसआई सिस्टम। तो 50 ग्राम कितना हो जाएगा? 0.5 kg इंटू ये कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये आ गया आपके पास में 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम आपके पास होगा। ठीक है भाई, सही कर दिया ना? 50 ग्राम यानी कि 0.5 kg। ठीक है, 0.5 इंटू 100 कितना आ गया? 1 0 से 5 10 50, करेक्ट है। 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपके पास में उस बुलेट की क्या हो गई? मोमेंटम आ गई, राइट। देखो अब नीट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। P का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर मास को हम क्या मान लें? कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट, है ना, इफ मास इज कांस्टेंट, तो ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी कैसा होगा? मतलब जब ये कांस्टेंट है बेटा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होगा बेटा वो होगा लीनियर। वो कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कैसा ग्राफ आएगा बेटा? लीनियर ग्राफ आएगा आपके पास में। ठीक है, ये आपका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर ग्राफ होगा। चलो, ऐसे ही लीनियर मोमेंटम में और मास में अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान ले हम, ठीक है, तो कितना होगा बेटा ये? तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी डायरेक्टली अच्छा, मास और वेलोसिटी में कैसा रहेगा फिर? तो मास और वेलोसिटी में अगर P को मैं क्या कह दूं? थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मोमेंटम कह दूं, तो K इज इक्वल टू आ गया मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया? K बाई M, यानी कि रेसिप्रोकल ग्राफ आएगा। ये मैं करा चुका हूं आप लोगों को कि y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर रेसिप्रोकल ग्राफ। कैसा होता है बेटा? ये इस तरह से डिक्रीज करता है, इस तरह से डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हम बात करते हैं बेटा y इज इक्वल टू, एक है फंक्शन f1 इंटू दूसरा फंक्शन है बेटा f2। ध्यान से देखना इस चीज को। ये
अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है y का विद रेस्पेक्ट टू x, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस इस बार f2 को हम एज इट इज रखेंगे और f1 का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, dy dx ऑफ f1। ठीक है भाई, ये होता है प्रोडक्ट रूल, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट रूल होता है। क्लियर? क्यों बता रहा हूं इसको मैं, अब सुनो। सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ये कहता है बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स। यानी कि फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी, डेरिवेटिव किसका, मोमेंटम का। ये आपके पास में क्या होती है, फोर्स होती है। ये असलियत में NLM2 है। आप लोग कहते हो कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए है, 9th क्लास में आपको पागल बना दिया गया कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन वास्तव में होता है ये बेटा। अब ध्यान से देखो, दो बातें होंगी, या तो मास आपका कांस्टेंट होगा या मास वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम दोनों ही केस को कंसीडर करते हुए चलेंगे। हमने ये देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv। अगर मैं दोनों को वेरिएबल लेकर चलूं तो बेटा फोर्स आपके पास में आएगी डी बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यानी कि dm बाई डी टी इंटू वी एज इट इज। ठीक है ना, या ऐसे कर लो, चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या कर दीजिए dv बाई डी टी, प्लस इस बार v एज इट इज, पहले वाले का क्या कर दो dm बाई डी टी। अब अगर m को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हो, m कैसा है बेटा, कांस्टेंट, तो ये चीज हो जाएगी क्या, जीरो। ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। तो फोर्स आपके पास में बचा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv बाई डी टी क्या है बेटा, a। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, m। कई बार वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लेंगे, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन में, तो वहां पर फोर्स आपकी आएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी उस टाइम, और ये वाली टर्म हो जाएगी आपके पास में v dm बाई dt से आपको फोर्स कैलकुलेट करने को मिलेगी, v dm बाई dt से। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन के केस में कराऊंगा इसको, एक्शन रिएक्शन जब हम करेंगे थर्ड लॉ उस टाइम। तो फोर्स इक्वल टू एम ए आ गया आपके पास में। और कौन सा फोर्स है ये बेटा, ये है नेट फोर्स। जिस ब्लॉक के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो NLM2 न्यूटन सेकंड लॉ, वो उसी का ही तो आप लोगे m, यानी कि मास, और उसी की ही क्या लोगे, एक्सेलरेशन, उसी की ही एक्सेलरेशन, उसी का मास जिस पर आप FBD अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। एक छोटी सी बॉल है बेटा, मास m और वेलोसिटी u से आपने इसको क्या कर दिया, थ्रो किया। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, मान लो, हालांकि परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा बड़े ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन हमने मान लिया कि रिबाउंड हो गई सेम वेलोसिटी से। सेम वेलोसिटी से क्या हो गया बेटा, ये रिबाउंड, मास m, u इसकी वेलोसिटी। ठीक, कोई डाउट? तो आपसे पूछेंगे चेंज इन दी मोमेंटम बताओ, चेंज इन दी मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आपको पता नहीं है। तो बेटा ये इनिशियल मोमेंटम है कितनी, pi, मास इंटू वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको आप i डायरेक्शन कह दो। ठीक है, p फाइनल बताओ बेटा, ये होगी मास इंटू वेलोसिटी, सेम है लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस i डायरेक्शन में, है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होगा बेटा आपके पास में माइनस mu और ये मैग्नीट्यूड होगा mu। ठीक है, तो चेंज इन दी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछें अगर, तो बेटा ये होगा mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो आपके पास में आया -2mu, चेंज इन दी मोमेंटम। और चेंज इन दी मोमेंटम ही होता है इंपल्स, है ना। इसको भी हम डिटेल में करेंगे थोड़ी देर बाद। यही होता है आपके पास में क्या, इंपल्स। चलो भाई आगे चलते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में देख लो आप जल्दी से, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको कराऊंगा, कुछ नहीं आपको याद करना है इसमें कुछ भी, सिंपल तरीके से, एकदम बहुत सिंपल तरीके से। मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज में आपको क्या करना है, देखो मान लो 2 या 3 या 4 ब्लॉक जितने भी हैं, आपने उस पर F फोर्स अप्लाई किया। ये मास है बेटा m1 और ये मास कितना है इसका m2, तो दोनों कनेक्टेड हैं तो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है ना, कंबाइंड सिस्टम की एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी बेटा F नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। डायरेक्टली आप इससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो।
बुक्स में आप देखोगे कि इसका एफबीडी अलग बनाया होगा, इसका एफबीडी अलग बनाया होगा, बीच की टेंशन आपसे निकलवाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा ये फंडा अप्लाई कर देना है, डायरेक्टली आपको कॉमन एक्सीलरेशन आपके हाथ में आ जाएगी डायरेक्टली। एफ नेट इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एफ नेट बाई टोटल मास, यानी कि टोटल जो फोर्स है वो किस किस पर अप्लाई हो रही है, m1 और m2 को मोशन देने में काम आ रही है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा, डायरेक्टली यूज अप हो जाएगा। देखो एटवुड मशीन लेकर चलते हैं बेटा, ये आपने कोई पुली ली है, ये मास बेटा आपका m1 है और ये मास आपका क्या है बेटा m2। ठीक, हमने कहा कि m2 ज्यादा हैवी है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा और ये वाला मास किधर जाएगा, ऊपर। अगर आइडियल सिस्टम है, स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, इन दैट पर्टिकुलर केस जो टेंशन आपको यहां पर मिलेगी वही सेम टेंशन आपको इस साइड में मिलेगी स्ट्रिंग की। ठीक है, ठीक है सर। तो एक बार मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन ऑफ द मोशन से भी करा सकता हूं, लेकिन लेंथी बैठेगा, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट देखो, दोनों तरीके से करा देते हैं। मान लिया मैंने कि ये हैवी है, तो m2g इसका नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर, और ये ब्लॉक जाएगा इस डायरेक्शन में, मान लो a एक्सीलरेशन से, और ये वाला ब्लॉक जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से। ठीक, अच्छा, तो बेटा मैं दोनों का एफबीडी बनाता हूं। तो मैंने m1 का बनाया, तो m1 ऊपर जा रहा है, ऊपर लग रहा है इस पे टेंशन T, और नीचे क्या है बेटा m1g। तो जब ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक किस एक्सीलरेशन से, सर a से, तो मींस टेंशन ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जाएगा, टेंशन जब ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जाएगा। यस सर। तो T माइनस m1g, ये नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स। अब देखो सेकंड लॉ में हमें क्या करना है, सेकंड लॉ में हमें क्या करना है बेटा, एक बार फिर से देखो, नेट फोर्स निकालो। ठीक है, नेट फोर्स निकाल लो, और इज इक्वल टू अभी मैंने समझाया था m में रख दो। m किसका, उसी ब्लॉक का जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं, एक्सीलरेशन भी किसका, उसी का जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं। तो नेट फोर्स निकालो, पुट इट इक्वल्स टू m में, नेट फोर्स निकालो, पुट इट इक्वल्स टू m में, सिंपल सा कंसेप्ट एकदम। तो नेट फोर्स निकाली इक्वल्स टू m में, m किसका, इसी ब्लॉक का, समझ रहे हैं, और एक्सीलरेशन किसका, इसी ब्लॉक का। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब हम बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लो जल्दी से बेटा। ये है आपके पास में m2, तो m2g ऑब्वियस सी बात है नीचे लग रहा होगा, ऊपर क्या, टेंशन। तो जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इट मींस कि m2g ज्यादा बड़ा होगा, माइनस ज्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स घटाओ, और पुट इट इक्वल्स टू m2a, इसी का मास और इसी की एक्सीलरेशन। ठीक भाई, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है, एड अप कर दो दोनों को। तो जैसे आप ऐड करोगे तो t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, और ये आएगा आपके पास में m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। सोल्व करो, t से t कैंसिल आउट होगा, तो m2 माइनस m1, g कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। मैंने एक बार करके दिखा दिया आपको। तो a आपके पास में आ जाएगा बेटा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये आंसर आया। अब मैं कहता हूं कि इसको आप डायरेक्ट करना है। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे आप देखिए बेटा, ये आपके पास में एक ब्लॉक आपका m1 है, दूसरा ब्लॉक क्या है बेटा m2। ये तो इस सिस्टम को नीचे ले जाना चाह रहा होगा और ये इसको अपोज करना चाह रहा होगा। एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर जो ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस कमजोर है, तो आप उनको ऐसे करा सकते हो कि सर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में मान लो m1g, और इसको दूसरी डायरेक्शन में मान लो आप कितनी फोर्स से, m2g से। ये एक बच्चे ने मुझे कंसेप्ट बताया, मैंने कहा चलो तुम्हारा भी कंसिडरेबल है। खैर छोड़ो, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि m2g नीचे लाना चाह रहा होगा और m1g इसको अपोज करेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स निकालो बेटा, नेट पुलिंग फोर्स निकालो बेटा, वो आएगी m2g माइनस m1g। इधर वाली फोर्स m2g, और ये अगर उस बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो m2g माइनस m1g, ये आ गया बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स को उठा के रख देना है टोटल मास, यानी कि ये जो नेट फोर्स है किस किस को मोशन दे रही है, m1 को भी और m2 को भी। तो m1 प्लस m2, अरे बात समझ में आ रही है, यानी इंटू a एक्सलेशन। ठीक, a एक्सलेशन। तो a की वैल्यू डायरेक्टली देखो आ गई m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो बेटा, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सलेशन डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, ओके।
मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज। देखो बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये आपका 4 kg का ब्लॉक है मान लो, कनेक्टेड ओवर द पुली। ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपके पास में, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो आपसे बोलेंगे कि बेटा फाइंड करो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स आपको बतानी है। या टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ सकते हैं, तो टेंशन में भी आप 1 सेकंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हो। तो पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। हमने कहा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन तो इसमें होगा नहीं, तो नेट पुलिंग फोर्स, देखो इसकी फोर्स लग रही होगी बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन, दोनों हो गए बैलेंस। हॉरिजॉन्टल में कोई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसमें देखो नीचे की तरफ लग रहा होगा बेटा इसका mg, ऊपर क्या टेंशन। तो नेट पुलिंग फोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज वन एंड ओनली, दैट इज mg, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20 न्यूटन ओनली, केवल ये नेट पुलिंग फोर्स है। तो नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना बेटा 4 + 6 इंटू ए। तो डायरेक्ट आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 बाई ये कितना 10, बेटा 2 मीटर पर सेकंड की आपके पास में एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक, अब मान लो टेंशन निकालना है, टेंशन। तो टेंशन के लिए आप यहां पर देखो जितनी टेंशन यहां उतनी टेंशन यहां, तो ये टेंशन इसको मोशन प्रोवाइड कर रही होगी, तो इसमें आप एफबीडी बना लो। इसमें आप एफबीडी बनाओगे तो बेटा 4 kg का ये ब्लॉक, इधर टेंशन और वापस कोई फोर्स है नहीं, तो नेट फोर्स है टेंशन इज इक्वल टू ma लगा दीजिए, m1a। तो टेंशन आपके पास में आ जाएगी m1 कितना बेटा 4 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 2, 8 न्यूटन की आपके पास में टेंशन होगी। तो यहां पर भी कितनी 8 न्यूटन की ही टेंशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। इससे आसान तरीका नहीं होता, इससे आसान तरीका बेटा नहीं होता है। क्लियर एकदम? फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू kg का ये ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम। तो देखो सबसे आसान तरीका बेटा ये होगा, इसमें या तो एफबीडी बनाओ दोनों सिस्टम के, दो जितने ब्लॉक उतने एफबीडी बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी और टेंशन भी आ जाएगी। दूसरा आसान तरीका मैंने आप लोग को ये बता दिया कि इसकी सिस्टम की नेट पुलिंग फोर्स निकाल लो। तो बेटा ये जो 3G है, ये 3G वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होगा, ये अपोज कर रहा होगा क्योंकि पुली से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मतलब एक तरह से ये अगर नीचे जाना चाहेगा, ऐसे देखो अगर ये भी 2 kg होता तो ये सिस्टम ऐसे बैलेंस होता, ना तो ये नीचे लाता ना ये ऊपर ले जाता। अब जितना ये एक्स्ट्रा होता जाएगा वजन इससे, उतनी फोर्स से ये आपका सिस्टम नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो इससे कितना ज्यादा है ये सर 1 kg, तो उतना ही आपका पुलिंग फोर्स आएगा सर। यानी कि कितना आएगा नेट पुलिंग फोर्स आएगा बेटा आपके पास में, नेट पुलिंग फोर्स आएगा 3 - 2 इंटू जी। बोलो बात समझ में आए या नहीं? तो नेट पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास, जिसको ये मोशन प्रोवाइड करेगा। सर मोशन तो दोनों को ही प्रोवाइड करेगा, किस किस को 3 + 2 को, तो 2 + 3 इंटू ए। नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास में आ जाएगी बेटा 3 - 2 g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g/5 आ गया आपके पास में, यानी कि 10 अगर g की पुट करते हो वैल्यू तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में आंसर आ गया। अच्छा टेंशन पूछे तो टेंशन के लिए या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, m1 m2 / m1 + m2 इंटू जी, या फिर डायरेक्टली आप एक काम करो कि किसी भी ब्लॉक पर आप एफबीडी बना दो। जैसे 3 kg की हम बात करें
तो ऊपर क्या है बेटा, टेंशन, नीचे क्या है 3G यानी कि 30 न्यूटन, और ये सिस्टम कहाँ जा रहा है सर, नीचे की तरफ विद एक्सीलरेशन A। तो क्या करेंगे, नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स, नेट फोर्स आ गई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितनी आई है आपके पास में G/5 यानी कि 2। तो ये टेंशन आ गई आपके पास में बेटा, T को उधर ले जाओ तो T आपके पास में आ जाएगी, यह निकाल लेते हैं, T आपके पास में आ जाएगी 30 - 6 यानी कि 24 न्यूटन। इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मोशन ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं आप। मोशन ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन। देखो इंक्लाइंड प्लेन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, या तो आपको डायरेक्टली थीटा दे देंगे, ठीक, 30 है, 45 है, 60 है, कुछ भी, या एक तरीका ये होगा बेटा इस स्लोप को देने का कि 20/1 का स्लोप है, 20/1 का स्लोप है। इट मींस क्या है कि जब आप इस स्लोप पर 20 मीटर आगे चलोगे ऐसे अलोंग द इंक्लाइन, तो हाइट आपकी 1 मीटर बढ़ेगी। ये स्लोप को डिनोट करने का दूसरा तरीका, या तो आपको एंगल देंगे, ठीक है, या तो आपको क्या देंगे बेटा, एंगल देंगे, या फिर आपसे बोलेंगे कि 30:2 का स्लोप है, 30:1 का है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 30 मीटर इधर चलोगे तो हाइट आपकी इतनी बढ़ेगी। 20/1 का मतलब है कि 20 मीटर जब आप इधर चलोगे तो हाइट आपकी कितनी होगी, 1 इंक्रीज होगी। ठीक है, दोनों सिस्टम समझ में आ गई। आजकल ये भी ट्रेंड में है, आता है। अब 30 डिग्री का स्लोप है अगर आपके पास में बेटा, और यहां पर आपके पास में कोई m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक, ठीक। तो अगर ये सिस्टम आपका फ्रिक्शन लेस है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है फ्रिक्शन लेस है, तो आपसे पूछेंगे कि इसकी एक्सीलरेशन बताइए डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन। सिंपल एकदम। तो बेटा ध्यान से देखो, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर आपका आएगा ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वाली फोर्स आएगी mg cos 30, और ये वाली जो फोर्स आएगी बेटा वो आएगी mg sin 30। ठीक है, तो mg sin 30 इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक टू स्लिप ओवर द इंक्लाइन। ठीक है, इसको नीचे लाने का काम कौन करना चाहेगी, mg sin 30। फ्रिक्शन होता तो वो इसको रोकने का काम करती है, यानी कि अपोज करती है फ्रिक्शन मोशन का। तो मोशन अभी अनअफेक्टेड रहेगा क्योंकि आपका म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो नेट फोर्स ही आ गई, और नेट फोर्स को आप उठाओ और पुट इट इक्वल्स टू m में। सिंपल एकदम। तो m से आपका m कैंसिल आउट हुआ, ये भी m है कैपिटल, तो बेटा ये आ गया आपके पास में g sin 30 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ गया बेटा कितना, g/2। g/2 से आपका ब्लॉक नीचे जाएगा। क्लियर एकदम। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं इसमें, ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, देखो हमने कहा कि ये एंगल बेटा अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा। यहां पर हमने एक पुली माउंट कर दी है, फ्रिक्शन लेस और मास लेस पुली है। इधर हमने कनेक्ट किया बेटा मास m1, और इधर हमने मास कनेक्ट कर दिया मान लो m2। ठीक, तो हमें ये आइडिया नहीं होगा कि वेदर दिस ब्लॉक मूव डाउन द डायरेक्शन और अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई बात नहीं, आप जो भी डायरेक्शन आप लेना चाहो वो आप लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर एक्सीलरेशन आपकी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन ली थी वो गलत ली थी, इसका मतलब दूसरी डायरेक्शन में आपका ब्लॉक का मोशन होगा। सिंपल तरीका मैं बताता हूं इसमें। देखो बेटा, इसमें m1g sin अल्फा इधर, और यहां पर इसको जो नीचे लाने का काम करेगी वो आएगी बेटा m2g sin बीटा।
ये बीटा एंगल है तो m2g साइन बीटा, और ये वाला है अल्फा तो m1g साइन अल्फा। यहां पर देखो आइडियल सिस्टम है तो जो टेंशन यहां पर वही टेंशन यहां पर होगी जो टेंशन यहां पर होगी वही टेंशन यहां पर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि ये वाली फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन इसमें अगर आप कंसेप्चुअली सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो काफी लेंथी मेथड हो जाता है। कैसे होगा वो लेंथी भी मैं बताऊंगा। इसका एफबीडी बनेगा, इसका एफबीडी बनेगा तो m1g साइन अल्फा माइनस टी, अगर आप इधर की तरफ ले जाना चाहते हो तो m1 साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2a। दोनों को सोल्व करोगे इट विल टेक मोर टाइम। मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, दैट इज हमने कहा कि ये फोर्स ज्यादा है, मान लो अगर आपने उल्टा भी माना होगा तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा, ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स, तो m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, ये नेट पुलिंग फोर्स आ गई बेटा, ठीक है, ये नेट पुलिंग फोर्स आ गई। नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू ये किस किस को मोशन प्रोवाइड कर रही है सर, m1 को भी और m2 को भी, तो m1 प्लस m2 टोटल मास आ गया इनटू दोनों की कॉमन एक्सीलरेशन। तो देखो एक लाइन में मैंने एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर दिया, तो कितना आ जाएगा बेटा एक्सीलरेशन, m2g साइन बीटा, ये 30 है, ये 60y या 30 है 45, वो आप पुट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी। मैंने कंसेप्ट दे दिया, एक ओवरऑल कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये आ गया m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। इससे आसान तरीका नहीं होगा बेटा एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बेटा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में इसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, तो मैं जब भी इसको देखूंगा तो आई विल रिवर्ट बैक। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे हम इससे आगे का, और बहुत जल्दी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी कवर अप करेंगे और ऐसे ही शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।